हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी सैनिक क्लासेस की। जानते हैं जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन आ गया है और इसी हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से बेहतर करने के लिए हम लोग आज आपके लिए जीके का क्लास लेके आए हैं। जीके में आज हम कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चुनाव करके आपके लिए लाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्या पहला क्वेश्चन, भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है। यानी जो हमारा भारत है इसमें शुद्ध या ताजे पानी का स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन ए समुद्र का जल, ऑप्शन बी नदी का जल, ऑप्शन सी तालाब का जल, ऑप्शन डी भूजल यानी कि भूमि का जल। तो आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते ही हैं कि हम लोग शुद्ध पानी कहाँ से पीते हैं। या तो नल से निकालते हैं या टुल्लू पंप से निकालते हैं। तो निकालते कहाँ से हैं, मतलब पानी लेते कहाँ से हैं, कहाँ से, भूजल से। तो हम लोग खासकर पानी कौन सा यूज करते हैं, भूजल। तो भूजल देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर डी, ये भूजल। ये जो भूजल है ये आपका है। भूजल मतलब आप समझते होंगे, भूजल मतलब जो जमीन के अंदर से आता है। तो हमारे दैनिक जीवन में तो हम लोग हमेशा मशीन से ही पानी पीते हैं या जो नलका होती है उससे पानी पीते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर जो बच्चे अंग्रेजी में उनके लिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। ऑप्शन ए सी वाटर, ऑप्शन बी रिवर वाटर, ऑप्शन सी पॉन्ड वाटर, ऑप्शन डी ग्राउंड वाटर। तो इसमें यह है कि फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है। तो सी वाटर मतलब समुद्र का वाटर, ये तो फ्रेश वाटर नहीं होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में खासकर कहाँ से लोग पानी पीते हैं, नल का पानी पीते हैं। नल का पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड से आता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी ग्राउंड वाटर हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सलमान रुश्दी को किस पुस्तक के लिए बुकर पुस्तक प्राप्त हुई। यानी ये जो बुकर पुस्तक का एक तरह की अवार्ड है। अवार्ड जैसे होता है ना कि हर किसी फील्ड में, चाहे वो सिंगिंग का हुआ, चाहे डांसिंग का हुआ, तो अवार्ड मिलता है। उसी यहाँ पे एक लेखन प्रतियोगिता होती है, जहाँ पे हर लेखक को कोई ना कोई अवार्ड मिलता है। उसी में एक ये अवार्ड है, क्या है, बुकर अवार्ड। बुकर अवार्ड अब इन्हें किस पुस्तक पे मिली। तो इनका पहला ऑप्शन द सैनिक वर्सेस, दूसरा है मिडनाइट चिल्ड्रन, तीसरा है फरी, और चौथा ऑप्शन आता है शालीमार द क्लाउन। तो आप जैसा कि जानते हैं, अब जो अंग्रेजी में बच्चे हैं उनको भी तो बताना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन, फॉर विच बुक डिड सलमान रशीद बुक एंड गेट द बुकर अवार्ड। ऑप्शन ए द सैनिक वर्सेस, ऑप्शन बी मिडनाइट चिल्ड्रन, ऑप्शन सी फरी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, शालीमार द क्लाउन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका है, ऑप्शन नंबर बी मिडनाइट चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर बी आपका जो बिल्कुल सही है, मिडनाइट चिल्ड्रन। तो इन्हें जो बुकर अवार्ड मिला था वो किसको मिला था, ये आपको मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। मतलब जो बिजली का बल्ब जो अभी जो आपके सामने जो आपका बल्ब जल रहा है, इसका आविष्कार किसने किया था। तो ये हमारे एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही ज्ञानी जो साइंटिस्ट हैं, थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने बल्ब की खोज की थी और बल्ब की खोज की, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, थॉमस अल्वा एडिसन। शायद आपको ये पता होगा या ना होगा कि जब थॉमस अल्वा एडिसन अपने बल्ब की खोज करे थे, तो इनकी खोज 1000वीं बार, आप लोग समझ रहे हैं, 1000वीं बार, यानी इन्होंने 1000 बार खोज की, 1000 बार। 999 ये बार फेल रहे, यानी फेल हो गए। लेकिन इन्होंने अपने फेलियर से ये सीखा कि हमें 999 बार फेल नहीं हुए हैं, हम ये 999 बार तरीके जाने हैं कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता, अगले तरीकों से बल्ब बनाना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने ये अपनी 1000वीं कोशिश में जाके ये बल्ब बनाया था। तो इसलिए इन्हें बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट माना जाता है जो बिजली के बल्ब की खोज किए हैं। चलिए इसी के आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन करें। मतलब जो जल प्रदूषण हो रहा है आजकल, आप तो देख रहे हैं आपकी नदी में, नालों, नदी में जो जल प्रदूषण हो रहा है, और आपके कई ऐसे आसपास के तालाब होंगे जिसमें जल प्रदूषण हो रहा है। तो उसमें ये बता रहे हैं कि आप चयन करें किसके कारण जल प्रदूषण होता है, चाहे समुद्र में जल प्रदूषण होता है, किस कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बड़े जहाज से तेल का रिसाव। ऑप्शन नंबर बी क्या है, समुद्र के किनारे पे पशुओं का विचरण, यानी कि समुद्र के किनारे पे जो पशु टहलते हैं उनसे। ऑप्शन नंबर सी क्या है,
प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, कार में गैसोलीन। और जो बच्चे अंग्रेजी में उनके लिए क्या है, सेलेक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जैसे देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्रॉस हो गई है, यहाँ पे ऑप्शन ए भी नहीं है, तो हम आपको बता देते हैं लिख के। जैसे यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी। तो अब देख लीजिए ऑप्शन ए क्या है, ऑयल स्पीड फ्रॉम बिग शिप। दूसरा क्या है, बी क्या है, एनिमल मूवमेंट अलोंग द सी। सी ऑप्शन सी क्या है, ड्रिंक वाटर फ्रॉम प्लास्टिक बोतल। ऑप्शन डी क्या है, गैसोलीन इन द कार। तो ये इसका कार्य का तात्पर्य कि आप इन चारों ऑप्शन में से खोजिए कि कौन सा ऑप्शन जल प्रदूषण का कारण है, किस कारण से जल प्रदूषण होता है। बड़े जहाज से तेल, यानी जो समुद्र में जो बड़ी बड़ी जहाजें चलती हैं, जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है, जो एक देश से दूसरे देश में सामान जाती है, वो बड़े बड़े जहाजों के द्वारा जाती हैं, उनसे जो तेल रिसाव होता है, उनसे क्या जल प्रदूषण होता है। तो यहाँ यस बिल्कुल सही है। जब किसी जहाज से तेल रिसाव होता है तो क्या होता है, जो समुद्र में जो मछलियां होती हैं, जो उनमें जो जीव होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते समुद्र में, जिससे वो मरने लगते हैं। तो सबसे बड़ा जल प्रदूषण कारण कौन बनता है, ये होता है बड़े जहाजों से तेल रिसाव, यानी समुद्र में जो बड़े जहाज चलते हैं, उनसे जो तेल निकलता है, उनसे जो तेल निकलता है, वो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बनता है। ये जो ऑप्शन नंबर ए, बड़े बड़े जहाजों से तेल का रिसाव। ये आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया, ये नहीं होगा आपका, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, थैंक्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास। ये एक उपन्यास का नाम है, थैंक्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास के निम्नलिखित में से किसे सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार मिला। यानी इनका कहना है कि थैंक्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास में से निम्नलिखित में से किसे सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार मिला। जैसे आपको बताया था ना, वहाँ पे एक बुकर अवार्ड था, ऐसे ही एक अवार्ड यहाँ पे भी है, पुरस्कार है, क्या, सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार। ये साहित्य मिलता है, जो लोग उपन्यास या कहानी या नाटक वगैरह लिखते हैं, उनको एक क्या कहते हैं, अवार्ड मिलता है। उसे वो कौन सा अवार्ड होता है, सुशीला देवी अवार्ड। तो इसमें ये दिया है कि ये जो थैंक्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास के कौन, मतलब इस उपन्यास को किसे सुशीला देवी पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन ए है कनिका मुखर्जी, ऑप्शन बी है रामसूरी, ऑप्शन सी है नमिता गोखले, ऑप्शन डी है रीता चंद्रा। इसी तरह से अंग्रेजी में भी है, क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द सुशीला देवी लिटरेरी अवार्ड फ्रॉम फॉर द नोवेल थैंक्स टू लिव बिहाइंड। तो ये ऑप्शन ए दिया इसमें कनिका मुखर्जी, ऑप्शन बी रामसूरी, ऑप्शन सी नमिता गोखले, ऑप्शन डी रीता चंद्रा। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, नमिता गोखले को ये पुरस्कार मिला। और आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए विनया, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी ज्यूरिक। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, सबको हमको पता होगा कि जो यूएसए का जो मुख्य न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में ये जो है यूनाइटेड नेशन का मुख्य न्यायालय है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या है, किस नृत्य शैली का नाम उसकी उत्पत्ति से संबंधित गांव के नाम पे है। यानी किस नृत्य शैली का नाम उसकी उत्पत्ति, जो नृत्य उत्पत्ति हुई है वो उसके किस गांव के नाम पे है। पहला जो ऑप्शन है वो आपका है कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी कथकली, ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी मोहिनी अट्टम। तो आपको ऐसे ऑप्शन देख के पता तो चल नहीं रहा होगा कि किसके नाम पे, ये गांव के नाम पे वहां का जो डांस होता है उसका नाम नाम रखा गया है। तो इसमें हम आपको बता देते हैं, जो ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, यही ऑप्शन आपका सही है। ये जो डांस नेम है, ये एक गांव के नाम पे रखा गया। ये गांव कहाँ का है, ये जो एक गांव है, ये आंध्र प्रदेश के, ये आपका ये आंध्र प्रदेश के
आंध्र प्रदेश के कृष्ण नामक जिले के, जो यहाँ का जो आंध्र प्रदेश का कृष्ण नामक जिला है उसमें ये गांव है कुचिपुड़ी। वहां पे वहां के गांव के नाम पे ये जो नृत्य है इसका नाम रखा गया है। तो आपको याद रहेगा ये कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश के कृष्ण नामक जिले के एक छोटे से गांव क्या है, कुचिपुड़ी के नाम पे रखा गया है डांस का नाम। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऊतक किससे सहायक होते हैं या टिश्यूज आर हेल्प इन। ऑप्शन नंबर ए तीव्र विकास, ऑप्शन नंबर बी कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर सी प्रजनन की सुदृढ़ता क्षमता, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक सामर्थ्य। इसी में ऑप्शन नंबर ए क्या है, रैपिड ग्रोथ, ऑप्शन नंबर डी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन सेल्स, ऑप्शन नंबर सी क्या है, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर डी क्या है, बॉडी स्ट्रेंथ। तो आपको पता होगा जो टिश्यूज है ये किस में होते हैं, सेल्स में होते हैं। सेल्स में कैसे, जैसे आप सुने होंगे टिश्यूज क्या होते हैं, कई सारे सेल्स के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं टिश्यूज। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा, ये राइट होगा, ऑप्शन बी हमारा ये सही होगा। कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन सेल्स। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार होता है। जैसे आपके घर में जो दही बनती है वो एक केमिकल, आप बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। आपको शायद पता नहीं होगा, आपके घर में जो दूध से दही बनती है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन एक बैक्टीरिया या एक जीवाणु के द्वारा होता है। वो जीवाणु कौन सा होता है, आइए आपको बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप भी जान जाए। क्या कभी अगर आपको देखना है तो आप दही को ले लीजिए और एक कोई माइक्रोस्कोप के द्वारा आप उसे देखिए, बिल्कुल आपको उसमें बैक्टीरिया दिखेंगे दही के अंदर। आपको शायद आप देखे नहीं होंगे, कभी देखिएगा लैब वगैरह में, आपको पता चलेगा। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम विब्रियो कॉलरा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, ऑप्शन नंबर सी क्या है, स्टेटोकस थर्मोफिल्स, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बेसिल्स रेडिस्कोला, बेसिक रेडिस्कोला। इसके नाम भी थोड़ा अजीब है सबके। तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ऑप्शन नंबर बी यही आपका राइट होगा। ये कीटाणु है जो, या यही बैक्टीरिया है जो दूध से दही को बनाते हैं। ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये हमारे लिए अच्छे बैक्टीरियाज हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, अगला ऑप्शन आपका है जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीवाश्म ईंधन यानी कि ये जीवाश्म ईंधन जैसे बोलते हैं, जैसे अंग्रेजी में रिगार्डिंग फ्यूल्स या फोसाइल फ्यूल यानी बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें कौन सा कथन सही है, जीवाश्म, अब पहले तो आपको ये बता देते हैं हम कि ये जो आपका ये जो आपका क्या कहते हैं इसे, फोसाइल ये जो फ्यूल है इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है पेट्रोल, डीजल और कोयला, मिस्टेक हो गई, कोयला, कोल ऐसे बोलते हैं, कोल भी बोलते हैं इसे, सही है, कोल और कई सारी चीज आते हैं जो फोसाइल फ्यूल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें या जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से आते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया और कई सारे ऐसे हैं जो आते हैं। तो इसमें क्या दिया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए है यह नवीकरण संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी है यह पृथ्वी की परपट्टी में सबसे ऊपरी परत पर पाए जाते हैं। हाँ, और आपको ये बता दें कि फोसाइल फ्यूल बनते कैसे हैं। फोसाइल फ्यूल मतलब ये पेट्रोल वगैरह, डीजल या कोयला कैसे बनते हैं। ये क्या होता है, जब कई हजार वर्ष या लमसम में हजार वर्ष या लाखों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे या जो जानवर या आदमी जब वो दब के मर जाते हैं तो उनके अंदर एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से वो चेंज हो जाते हैं किसमें, कार्बनिक या लिक्विड कार्बन में। लिक्विड कार्बन जैसे कि पेट्रोल में चेंज हो जाएंगे, डीजल में चेंज हो जाएंगे, और ये हार्ड कार्बन जैसे कोयले में चेंज हो जाएंगे। तो ये बनते कैसे हैं, जो जीवाश्म होते हैं उनके कई वर्ष जब वो नीचे धरती के नीचे दबे रहते हैं तब जाके ये फ्यूल बनते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर ये नवीकरण संसाधन है। ऑप्शन नंबर नवीकरण मतलब ये लगातार मिलते हैं, तो ये लगातार तो मिलते नहीं, ये बहुत साल बाद जाके मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी
क्या है, यह पृथ्वी की परपट्टी के सबसे ऊपरी परत पर पाए जाते हैं। ये भी आपको गलत, क्योंकि ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ये पृथ्वी के बहुत ही अंदर पाए जाते हैं, बहुत अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये 10 वर्ष की अवधि बनते हैं, ये भी गलत है। ये कई सौ वर्ष या कई सौ वर्ष या हजार वर्ष से बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये एक समय से सजीवों के अवशेष हैं, ये कई समय से दबे हुए सजीवों के अवशेष हैं, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी। इस यहाँ पे गलती से हो गया सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर सी, टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मिठाई का नाम आ गया। अब देख लीजिए, आप लोग का अच्छे से ध्यान केंद्रित होगा। जैसे देख लीजिए आपके क्वेश्चन ऐसे बने हैं, देखिए कितने अच्छे हैं। इसमें से किस मिठाई को पहले तला जाता है, अच्छा, और फिर चीनी के सीरा जो होता है उसमें डुबोया जाता है, और आमतौर पर इसका आकार गोल और रंग नारंगी होता है। अच्छा, आप ही लोग बताइए, ऐसा कौन सी मिठाई है जो पहले तली जाती है, फिर उसे सीरे में डुबाया जाता है और वो गोल होती है और उसका रंग नारंगी होता है। ये तो आप लोग हमसे पहले ही जान जाएंगे। अब हम बस ऐसे बता देते हैं क्या है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, गाजर का हलवा, तो आपको पता है गाजर का हलवा तो तलते नहीं है। रसगुल्ला, हाँ ये तो इसे भी कहाँ तलते हैं। फिर दूसरा है भाख रावड़ी, इसे भी बदल तलते हैं या सेम डालते हैं। और ये ऑप्शन नंबर डी जलेबी के नाम पे सबके मुंह में पानी आ गया ना, ये जलेबी ही है। जलेबी को पहले हम लोग क्या करते हैं, तलते हैं, फिर इसे चाशनी में डुबोते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी इज राइट होगा। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, रिएक्टर पैमाने पर डैश डैश से अधिक मान गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिएक्टर पैमाना होता क्या है, तो हम आपको ये बताते हैं कि रिएक्टर पैमाना होता क्या है। ये जो आपका होता है रिएक्टर पैमाना, ये क्या करता है, ये जो भूकंप होता है, भूकंप को मेजर करता है। क्या, ये जो रिएक्टर पैमाना होता है ये भूकंप को मेजर करता है, और ये एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, जिनका पूरा नाम क्या है, चार्ल्स, इनका जो ये जो वैज्ञानिक इनका पूरा नाम क्या है, चार्ल्स। चलिए कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसकी वजह से आपको बताते हैं। ये जो रिएक्टर पैमाना क्या है, ये जो भूकंप को मेजर करता है उसे हम कहते हैं रिएक्टर पैमाना। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, जिनका पूरा नाम है चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर, चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर, जिन्होंने इस पैमाने की खोज की। तो आप इतना तो समझ गया कि इस पैमाने का कार्य क्या है, भूकंप की जो दक्षता होती है उसको नापता है, और इसकी खोज कौन की थी, चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने। और आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रिएक्टर पैमाने पर डैश डैश से अधिक मान गंभीर क्षति पहुंचाता है, यानी रिएक्टर पैमाने पर कितना मान अधिक होगा कि क्षति पहुंच जाएगा। तो आप लोग को पता है जितना मान अधिक होगा उतना क्षति पहुंच जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 7 है। तो ये ऑप्शन नंबर है आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।